दिल्ली के अंदर आप 2.5 साल से हो, दिल्ली का क्या माहौल है? तो दिल्ली का हमारी तरफ ऐसा माहौल था कि बहुत क्राइम है, मतलब जाओ और आपको बेच देंगे और आप खड़े नहीं रह सकते। लड़कियों के साथ तो बहुत ही मतलब बुरा होता है। इस पे डिस्कशन कर लेते हैं जिसका सबको मन रहता है कि पैसा कितना है भाई साहब? ग्रॉस तो आई थिंक 5 के अराउंड थी। सेटिस्फाइड हो सैलरी से? मतलब कैसा सवाल है, यार। सैलरी से कौन सेटिस्फाइड होता है भाई? कि आपने किस तरीके से तैयारी करी थी, कब से तैयारी स्टार्ट करी और कितना टाइम आपको लगा और क्या क्या आपके रिसोर्सेज थे जहाँ से आपने तैयारी करी है? फैमिली का सपोर्ट इतना नहीं था कि इतनी एज तक मुझे तैयारी करवा पाते, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था उस टाइम पे। दैट्स व्हाई मैंने ये चूज़ किया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। लकीली मुझे एक फ्रेंड वहाँ पे मिल गया जिसने ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक करा हुआ था और वो इनकम टैक्स पे टैक्स असिस्टेंट था, तो उसको नॉलेज थी कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक होता है, कौन से बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्प हो गया। फिर उस दोस्त ने मुझको ना बहुत ही बेइज्जती करके एक चीज़ बोली, भाई पैसा कम है तो खाओ कम लेकिन किताब खरीद लो। तो मुझे वो बात बहुत लग गई। उसके बाद फिर मैंने बुक्स लिए। अब इस समय जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, ठीक है, तो तैयारी में अच्छा खासा टाइम लगता है और लड़कों से कहीं ज़्यादा प्रेशर लड़कियों पे होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए आप ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, क्योंकि आपने पूरा स्ट्रगल देखा होगा, आप एक लड़की भी हो, शायद आपने भी वो प्रेशर झेला होगा। ये तो मेरी 18 साल में शादी फिक्स हो गई और ये मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। तो उस टाइम जब मुझे पता लगा मैं रोई धोई और बहुत मतलब बवाल कर दिया मैंने कि मतलब मेरे पापा ने बोल दिया था कि भाई तुम फिर अपना देख लो कैसे क्या करना है। तो मैंने बोला कि ठीक मैं अपना देख लूँगी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए। आज हमारे साथ हैं सुष्मिता शर्मा जी और इनके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सारी चीज़ें ये क्या करती हैं इस समय, क्या है, किस चीज़ से सिलेक्शन लिया, कहाँ वर्किंग है, सारी चीज़ें सुष्मिता से ही पूछेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पॉडकास्ट को बेसिकली 3 पार्ट में हम रखने वाले हैं। स्टार्टिंग में अभी क्या करती हैं सुष्मिता, उसके बाद स्ट्रगल कैसा था और उसके बाद कुछ जो आप पसंद करते हैं हमेशा पर्सनल चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। तो सुष्मिता आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए, नाम तो मैंने कई बार ले दिया आपका। तो मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। हुँ। 2020 सीजीएल से मेरा सिलेक्शन हुआ है एज एन एएसओ इन सीएसएस और अभी मैं एएसओ में ही वर्किंग हूँ दिल्ली में। अभी आप एएसओ एज़ अ एएसओ वर्किंग हैं, ठीक है? तो अभी आप बताइए टाइम मैनेजमेंट और जॉब प्रोफाइल, इसको थोड़ा-सा डिटेल में डिस्क्राइब करिए, कैसा काम है? अगर आप एएसओ लगते हैं, जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, वो एएसओ लगते हैं, तो उनका वर्क प्रोफाइल क्या होगा? वहाँ ऑफ़िस में जाके करना क्या पड़ेगा? ठीक है? और उसके बाद थोड़ा टाइम कैसे मैनेज करते हो? ये चीज़ पे आप थोड़ा-सा बताइए। तो एएसओ की जॉब एक्चुअली मिनिस्ट्री में सबसे इनिशियल लेवल होती है। मतलब आप जो भी काम मिनिस्ट्रीज़ में होता है, कोई भी रिसीट आती है, कोई कंप्लेन आती है, मतलब जो भी चीज़ आपके पास काम आता है, वो सबसे पहले आपके पास ही आता है, आप ही उसको प्रोसेस करते हो। तो बेसिकली एएसओ क्या करता है, उस चीज़ को पूरा रीड करता है, उसको एनालिसिस करता है, फिर उसको ये देखना होता है कि इस चीज़ पे कौन-सा रूल लगने वाला है, कौन उसको उसके लिए हो सकता है आपको एक्ट पूरी-पूरी पढ़नी पड़ जाए। उसके बाद उसका काम होता है उस चीज़ को लेकर नोटिंग बनाना। नोटिंग इज़ बेसिकली कि आप उस काम को पूरा एनालाइज़ करके एक समरी रेडी कर रहे हो कि क्या आया है, उस पे क्या रूल रेगुलेशन लगेंगे, उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है। वो आप नोटिंग किस लिए करते हो? आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो उसको पढ़ते हैं, उसके हिसाब से जो डिसीजन लेते हैं, वो चीज़ आगे आपका प्रोसेस हो जाती है। ड्राफ्टिंग ये होता है जैसे लेटर बनाना, डीओ बनाना, लेटर-वेटर छोटी-मोटी भी नहीं होती, वो मिनिस्टर लेवल पे होती है। मिनिस्टर की तरफ से जो लेटर जाता है या फिर जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल से जो लेटर जाता है, उसका पूरा कंटेंट आपको ही लिखना होता है। इसलिए तो जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इंग्लिश अच्छी करके आना। अब यहाँ पर लोग क्या होता है, इंग्लिश जैसे-तैसे पढ़ लेते हैं, बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लेते हैं, बट एटलीस्ट आपको इंग्लिश लिखनी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नोटिंग में पूरा इंग्लिश का काम होता है, ड्राफ्टिंग में पूरा इंग्लिश का काम होता है। तो थोड़ा इंग्लिश पर ध्यान दो प्रिपरेशन के टाइम पर। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ एएसओ। उसके बाद ग्रेजुअली प्रमोशंस होते हैं, फिर आपका काम थोड़ा कम होता है और मिनिस्ट्री में एएसओ का ही काम सबसे ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैं बोलूँगी कि मिनिस्ट्री चल ही एएसओस की वजह से रही है, बहुत वर्क लोड होता है। अब कुछ लोग इस इंटेंशन से आ जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में तो काम नहीं होगा, बट वो ज़माना ही चला गया। मतलब काम हर जगह होता है और डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्शन में हो। जैसे मैं पॉलिसी सेक्शन में हूँ, तो वहाँ पे बहुत काम होता है। अगर आप नॉर्मल सेक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में है, कैश सेक्शन में, थोड़ा काम कम होगा, बट आपका ट्रांसफ़र भी होता रहता है। तो ये कभी मत सोच करके आना चाहिए किसी
को भी कि भाई काम मेरे को नहीं करना पड़ेगा, मैं तो गवर्नमेंट जॉब लेकर के आया हूँ। या फिर एक और यहाँ पे एस्पेक्ट बता दूँ कि ये सोच के मत आना कि भाई मुझे तो बहुत ऊपरी कमाई हो जाएगी। जो मिनिस्ट्री होती है वो बहुत हायर लेवल का एक जगह होता है, वहाँ पे मिनिस्टर होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो ये सब कभी दिमाग में अपने रख करके मत आना। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ बोली कि जो आपके पास कुछ भी डाटा आता है उसको आपको एनालाइज वहाँ पे करना होता है, उसको भी स्टडी करना पड़ता है, तो कई बार वो भी मुश्किलें क्रिएट कर देता है क्या, या आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना? ये ना इसी की वजह से सेक्शंस होते हैं। जैसे एक सेक्शन जो होता है वो पर्टिकुलर एक ही काम करता है, उसमें लगभग मान लीजिए 10 लिस्ट हैं उस काम की, तो वो सेक्शन वही काम करेगा। तो आप इनिशियली जब सेक्शन ज्वाइन करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने जो हायर अथॉरिटीज होते हैं, बेसिकली सेक्शन ऑफिसर होता है हमारे ऊपर, तो आप उससे डिस्कस करके थोड़ा बहुत पूछ लेते हो। एक बार जब आप काम को सीख जाते हो फिर वो डिफिकल्ट नहीं होता। इनिशियली आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे कि मैं एक सेक्शन में 2.5 साल से हूँ, तो अब मुझे उस सेक्शन का कोई भी काम दे दो मैं कर लूंगी। अब आप प्रो हो गए हो। हाँ, प्रो हो गई हूँ। तो अब आपको ये भी पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर का जो रूल रेगुलेशन वो किस बुक से मिलेगा, कौन से एक्ट से मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कौन से चैप्टर से मिलेगा। तो धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर आप दूसरा सेक्शन जब चेंज करते हो फिर थोड़ा डिफिकल्टी आता है, बट कर लेते हो आप। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो ट्रांसफ़र है, सेक्शन टू सेक्शन ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपके, हैं ये हाँ नहीं हाँ, कि आप एक बिल्कुल में हो बिल्कुल हो गए, एक सकता चीज़। है। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे तो अपने दिल्ली एनसीआर के लोग हैं ना, हम्म जैसे आपका वेस्ट यूपी हो गया, राजस्थान वाला इलाका हो गया, हम्म ये लोग कई बार जब भी तैयारी करते हैं ये हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ दिल्ली में कटे। हम्म ठीक है, तो अब आपको दिल्ली मिला हुआ है, क्या आप यहाँ से कभी बाहर भी जा सकते हैं, क्या ट्रांसफ़र बाहर हो सकता है? एसोस की जो जॉब होती है वो मोस्टली दिल्ली में ही होती है, क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज दिल्ली में ही हैं। हम्म लेकिन मिनिस्ट्रीज की ना अलग अलग अटैच्ड ऑफिसेस होते हैं और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस होते हैं, वो हो सकता है बाहर हो। हम्म जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर एक अटैच्ड ऑफिस है, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में ही आता है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में हूँ बेसिकली, तो वो कैलकाटा में उसका हेडक्वार्टर है। तो अगर जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है तो रिक्वेस्ट करके जीएसआई में वहाँ जा सकता है, एज एन एएसओ या फिर डेपुटेशन पे जा सकता है। कम चांसेस होते हैं लेकिन इस चीज़ के, ऐसा नहीं है आप ये सोच करके आओ कि आपको दिल्ली ही रहना पड़ेगा। आप ये सोच के मत आओ कि भाई आप बाहर जा सकते हो, मतलब वो अगर आपको मौका मिल गया तो अच्छी बात है, बट ये कोई गारंटी नहीं इस चीज़ की। नहीं, बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ, वो आप चाह के रिक्वेस्ट करके जा सकते हो, अदरवाइज जिसको दिल्ली में ही रहना है उसको तो नहीं नहीं निकाला नहीं जाएगा। नहीं, निकाला तो नहीं जा सकता। उसको दिल्ली से बाहर नहीं ट्रांसफर नहीं नहीं होगा, नहीं बेसिकली सारी मिनिस्ट्रीज यहीं नहीं। पे ही। देखिए, कई बार क्या है कि ये जो बच्चे जिनके लिए हम शूट कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, उनको, जैसे जो बच्चा इस समय 12th पास करके आया है या जिसने इस साल ग्रेजुएशन पास करी है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो हमको बिल्कुल इनिशियल से लेके चीज़ें समझानी है। ठीक हम्म है, और इस पॉडकास्ट का मतलब भी यही है कि हम बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे सकें गवर्नमेंट जॉब की, और सारी चीज़ें उनको समझा सकें। और ये बेसिकली इस टाइप का पॉडकास्ट मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं कि आइए आप हमसे पढ़े थे, हमारा बैच लिया था, ये हमारी किताब है। इस टाइप का नहीं होगा। हमारा पूरा पूरा मकसद है कि बच्चे को हम क्लैरिटी दे पाएँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जो वर्किंग टाइम है ना, आप एक बार वो बताइए, कब आपकी छुट्टियाँ होती हैं, साल में कितनी छुट्टियाँ मिल जाती हैं? इमरजेंसी में छुट्टी लेनी है तो उसका क्या है? थोड़ा-सा टाइम के बारे में बताइए, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो जॉब के साथ में? हम्म क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी थोड़े से एक्टिव हो, हम्म तो जैसा मैंने देखा है, तो आप सारी चीज़ समझाइए कि टाइम, अगर बच्चे को किसी और को कुछ और भी करना है जॉब के साथ में, ठीक है, तो वो कैसे कर पाएगा? फेवरेट ये क्वेश्चन है आपका मेरा, क्योंकि मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाना चाह रही थी बहुत टाइम से। हुँ, तो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो टाइम निकल जाता है। मतलब अगर हुँ, आप अब खुद को पुश करते रहोगे, मन कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप नहीं कर हुँ, पाओगे। आपको थोड़ा सा टाइम, मेरे को जैसे मैं कैसे टाइम मैनेज करती हूँ, मेरे मेट्रो में भी अगर टाइम मिल रहा है तो मैं कुछ कुछ हुँ, करती रहूंगी। मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है या टाइटल बनाना है, किसी चीज़ का थंबनेल बनाना है, मतलब थंबनेल तो मैं नहीं बनाती बट उसमें लिखना क्या है वो सब कुछ, तो मैं अपना टाइम वैसे करके मैनेज कर लेती हूँ। छुट्टियों की बात करूँ तो जो ऑफिस टाइमिंग्स होती है वो हमारी होती है 9 to 5:30। और अब ऐसा रूल आ गया है हमारे डीओपीटी की तरफ से कि अगर आपने 8.5 घंटे पूरे नहीं किए तो आपके उस दिन की आधी छुट्टी कट जाएगी। तो हुँ। दिस इज सो स्ट्रिक्ट। आप सोच के आते हो कि भाई गवर्नमेंट जॉब में तो मस्त मजे करेंगे, वो जमाना चला गया, मैंने जैसे बताया। तो आप एक साढ़े सेकंड नौ मैं आपको रोकूँगा। हम्म मतलब एक बार जो होता होता था, अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मीम भी बनते हैं हम्म कि प्राइवेट जॉब वाला 9 बजे का टाइम है तो 8:30 बजे पहुँच रहा होता है, पौने 9 बजे पहुँच रहा होता है। गवर्नमेंट जॉब का अगर 9 बजे का टाइम है तो आराम से 12 बजे पहुँचता है, वहाँ जाके लोट मारता है। नहीं, ऐसे मीम हुआ एटलीस्ट करते थे पहले। एटलीस्ट मिनिस्ट्रीज में तो नहीं है ऐसा। हो हुँ, सकता है कि स्टेट में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते होंगे उसमें ऐसा हो सकता है, बट मिनिस्ट्रीज में हुँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत कड़ी नज़र रखी जाती है। हुँ, बायोमेट्रिक्स हैं,
तो तुरंत आपका पता लग जाता है। और एक चीज़ कि कभी भी आप पे कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कोई एक्शन लेना हो, तो सबसे पहले आपकी अटेंडेंस ही चेक होती है कि आप सही टाइम से आ रहे हो कि नहीं, जा रहे हो नहीं। वो आपका बहुत आपको सपोर्ट करता है अगर आपका टाइम सही है, तो आपके 8.5 घंटे डेली डेली पूरे हैं तो लेकिन फिर भी आपको एक एज है कि आप 30 मिनट्स लेट हो सकते हो, मतलब 9:30 बजे पहुंच सकते हो, बट आपको 6 बजे फिर निकलना पड़ेगा। 8.5 घंटे पूरे ही करने पड़ेंगे, वरना उस दिन की आधी छुट्टी बेकार हो जाएगी। और छुट्टियों की बात करूँ तो बहुत तरह की छुट्टियाँ मिली हुई होती है, बट काम की कुछ ही होती है, क्योंकि ईएल जैसे होता है हमारे पास पूरे साल में 30 ईएल्स होती है। 1 जनवरी को 15 ईयर क्रेडिट होती है, फिर 1 जुलाई को 15 क्रेडिट होती है, तो आप 6 महीने में 15 आपको ईएल मिलते हैं। सीएल जो होता है कैजुअल लीव, वो होता है पूरे साल में 8 होते हैं, बहुत कम है मतलब वाकई में 8 तो वैसे ही पता लग जाता है। और ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता, मतलब जैसे एक साल में अगर आपने 8 अवेल कर ली तो कर ली, अगर आपने 6 अवेल की हैं और आपके पास 2 बची तो अगले साल ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, तो आपको 8 कंप्लीट करने हैं। ईएल कैरी फॉरवर्ड होती है। इसके अलावा स्टडी लीव होती है जो कितनी इजीली नहीं मिलती है, बहुत आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए स्टडी लीव लेने का। और मैटरनिटी लीव होती है 6 मंथ्स की। अच्छा, फिर एक सेकंड में यहाँ पे आपने बोला स्टडी लीव। हम्म बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे कुछ बच्चे यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहे होते हैं, तो उनका ये होता है कि हम डायरेक्ट यूपीएससी ना करके एसएससी क्लियर करके उसके बाद हम कर लें एक सिक्योरिटी लेकर के। तो जैसे आपने बोला कि स्टडी लीव के लिए कई बार हुआ कि एक बच्चे को यूपीएससी करना है, उसने एसएससी से जॉब ले ली। अब जॉब लेने के बाद वो सोचता है कि मैं लीव लगा दूं किसी तरीके से, घर बैठ जाऊं 1 साल। क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, चाहे आज वो एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल भी लगता है, आज के टाइम पे कांस्टेबल लगने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। आप सीजीएल कर रहे हो उसके लिए भी मेहनत चाहिए, यूपीएससी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चा बहुत ज़्यादा तैयारी करके कांस्टेबल भी लगता है ना, तो लगते टाइम उसके दिमाग में आ रहा होता है बस कैसे करके यहाँ से छुट्टी मिल जाए 1 साल की या 6 महीने की, तो मैं अच्छी और अपने आप को अपग्रेड कर सकूँ, मैं सब इंस्पेक्टर लग जाऊँ, या मैं सीजीएल कर लूँ, या मैं और बड़ी तैयारी कर लूँ। तो अगर कोई बच्चा लगता है, जैसे एएसओ की बात कर ले, तो स्टार्टिंग में जब वो जॉब ज्वाइन करे उसके बाद सोचे कि मुझे स्टडी लीव मिल जाए, या किसी भी तरीके से कोई जुगाड़ बन जाए कि मैं 6 महीने 1 साल घर रह सकूँ। ऐसा कुछ पॉसिबल है? देखिए, लीव आपका सैंक्शन करना आपके जो हायर अथॉरिटीज़ है उस पर डिपेंड करता है। वो भी छोटे मोटे हायर अथॉरिटी नहीं, बिल्कुल जेएस लेवल, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी हो और आईएएस मोस्टली, तो वो लोग इतना बड़ा बड़ा लीव आपका सैंक्शन करते हैं। तो अगर वो कन्विंस है आपके रीज़न से तो हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको कि मिल ही जाएगी या नहीं ही मिलेगी, इसमें कोई गारंटी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू रूल आपको मिल सकती है। और रूल में ये भी बता दूं, लिखा है साफ साफ कि लीव इज नॉट योर राइट, तो आप ऐसा कभी क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे मिल ही जानी चाहिए। अगर उनको लगेगा काम है आपको नहीं देना तो वो नहीं मिलेगी, तो ये एक्सपेक्टेशन गारंटी के साथ ना रख के आए। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को जो लगता है जब मेरी बातचीत होती है, तो इजीली ये स्टडी लीव वगैरह नहीं मिलती है। मेरे को नहीं ये चीज़ मिलती। एकदम क्लियर है कि नहीं मिल पाती है। चलो अब थोड़ा सा आप उस पर डिस्कशन कर लेते हैं जिसका सबको मन रहता है कि पैसा कितना है भाई साहब, पैसे के बारे में थोड़ा बताओ। सैलरी जैसे कि जब मैंने ज्वाइन किया था 2022 में मैंने ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट सैलरी जो मेरी थी वो 72K आई थी, 72,000। और अभी इन मेरी हैंड सैलरी इन हो? हैंड सैलरी ग्रॉस तो आई थिंक 82-85 के अराउंड थी, और अभी मुझे इन हैंड 86-87 के करीब मेरी है, और ग्रॉस सैलरी 95-96 के करीब है। सेटिस्फाइड हो सैलरी से? बोले कैसा सवाल है, यार सैलरी से कौन सेटिस्फाइड होता है भाई? अच्छा, जैसे कि आपने 2022 में ज्वाइन किया है, तो अभी 2000 करीब 2.5 साल आपको हो गए है ना? दिल्ली के अंदर आप 2.5 साल से हो। दिल्ली का क्या माहौल है? जैसे कि आपने बताया वेस्ट बंगाल से है, और यहाँ के आपने क्या चेंजेस देखे जो वहाँ से बहुत अलग लगे आपको, या आपकी तरफ दिल्ली की क्या इमेज है? और यहाँ पे रह करके थोड़ा सा समझाइए कि 2.5 साल में आपने दिल्ली को कैसे एनालाइज किया है। बहुत से लोगों का सपना भी होता है कि मेरी लाइफ दिल्ली में कटे, तो उनको भी थोड़ी क्लैरिटी मिले कि आपके हिसाब से दिल्ली कैसा है। हाँ, तो मैं दिल्ली पहली बार जॉब पर्पज से ही आई थी। मेरी एएसओ इन सीएसएस जॉब लगने से पहले एक जॉब लगी थी सीएचएसएल में। अक्टूबर 2022 में मैं सबसे पहले दिल्ली आई थी। तो दिल्ली का हमारे तरफ ऐसा माहौल था कि बहुत क्राइम है, मतलब जाओ और आपको बेच देंगे, और आप खड़े नहीं रह सकते, लड़कियों के साथ तो बहुत ही मतलब बुरा होता है, थोड़ा इस तरह का था। तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत डर रही थी कि मैं अकेले कैसे रहूँगी, और मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना जहाँ पे लड़कियों को अकेले कहीं नहीं जाने देते। लिटरली मैं कहीं पे भी अकेले नहीं गई हूँ, मतलब अगर मुझे मार्केट भी जाना है तो भाई के साथ जाना पड़ेगा, इस टाइप का थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड था। तो इनिशियली डर रही थी, फिर जब यहाँ पर आई तो
कुछ 2-3 महीने में पता लग गया कि अगर आप सही से रहते हो हम्म, तो आपको कोई उंगली करने नहीं आएगा। अगर आप ही ज्यादा मतलब हवा में उड़ते हो। हाँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ वर्ड्स कोई तो बात हवा में उड़ते हो, ज्यादा आप शो ऑफ करने की कोशिश करोगे, ज्यादा पंगे लेने की कोशिश करोगे खुद ही, तो तो फिर आपको यहाँ बहुत प्रॉब्लम तगड़े हो तगड़े जाएगी। लोग भी रहते हैं। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट फिर भी बड़ों को देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप भिड़ गए किसी से तो वो आपको कुछ नहीं देखेगा कि आप बड़े हो, छोटे हो, लड़की हो, लड़का हो, वो आपको सुनाने लग जाएंगे। तो आप खुद से सही से रहो। अगर लड़कियां हो तो मे भी कंजर्वेटिव लग सकता है, बट थोड़ा यार सही से पहनावा रखो अपना। ये नहीं कि बिल्कुल ही लोग ये बोल के निकल जाते हैं हमें हमारी पहनने की क्या गलती है। देखो, अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे कि भाई हमने तो कपड़े ये पहने थे, वो पहने थे। आप सही से रहो, अपने ढंग से रहो, ऑफिसर हो यार, थोड़ी सी इमेज सही से रखो। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आजकल के जो मैंने ये सोच को देखा है, आई डोंट नो वो कैसी ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। मतलब ऑफिस में आते हैं वो ऐसे ड्रेसेस पहनकर आते हैं, मतलब आप एक मिनिस्ट्री में ऑफिसर हो, आपको उस चीज़ की गरिमा रखनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें आप सही से रहोगे तो दिल्ली इज़ गुड। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि बहुत एक्सपोजर है। मतलब अपने शहर में रह करके आप इतने बिजनेसमैन नहीं देख सकते, आप इतने बड़े बड़े लग्जरियस मल्टीप्लेक्सेस नहीं देख सकते, मॉल्स नहीं देख सकते। तो मैं जब इनिशियली आई थी ना यहाँ पे, लिटरली मुझे लगता था इतनी महंगी चीज़ें खरीदता कौन है, मतलब इतने अमीर लोग होते कहाँ हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर अमीर मतलब सेलिब्रिटीज़, मूवीज़, ये वो, आसपास आप बहुत करोड़पति लोग नहीं देखते। बट यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपका दिमाग खुलता है बहुत कि यार एक गवर्नमेंट जॉब भी एक चीज़ नहीं होती है। मतलब इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दिल्ली आकर के, कोई भी मुंबई चले जाओ, कोई भी मेट्रो सिटी में, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपका दिमाग बहुत खुलता है। लड़कियों के लिए यार अब बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। अब ट्रांसपोर्ट जैसे मैं कभी नहीं करती थी, यहाँ पे इतना अच्छा है। मतलब बहुत एक्सपोजर है दिल्ली में, मज़ा आएगा आपको। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। अभी आपने एक बात बोली कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत कुछ है। ये एक्सपोजर जब मिलता है तब आदमी का दिमाग दिमाग खुलता है। ये बात मेरे को बिल्कुल ठीक लगी कि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी चीज होती है जहाँ पर बहुत। रह रहे होते हो। जैसे गांव की मैं बात करूँ तो आसपास मैं भी ऐसा ही हूँ, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा ही, तो फिर उसमें कभी वो ये कि बाहर आने का वो समझ ही नहीं आता कि इसके अलावा भी कुछ है। जैसे आप बाहर आते हो तो आप वहां से आए हो और यहाँ करके आप वो देखते हो भाई क्या है यहाँ पे बराबर में, ये भी मतलब इतने पैसे हाँ। वाला है, इसके पास ये गाड़ी है, ये है। आप जब ये चीज देखते हो तो आप फिर रास्ते ढूंढते हो कि यार ऐसा तो बना जा सकता है। और आप फिर जब उस माहौल में आ जाते हो तो उस माहौल में आप फिर कंपैरिजन थोड़ा तो स्टार्ट होता है कि यार अपन पीछे हैं, अपन क्या कर सकते हैं। वो चीज़ें होती हैं और यहाँ के आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो। तो अभी गवर्नमेंट जॉब अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा, आप थोड़ा अपनी इस पर राय देना। गवर्नमेंट जॉब या आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के अलावा इतने सारे ऑप्शंस हैं। वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो प्राइवेट में आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप कुछ करते हो, या बहुत सारे फील्ड हैं जिस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम जब बहुत ही छोटे शहर से होते हैं ना, तो हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी, आसपास हम ऐसे लोग देखते नहीं है कि बिजनेस कर रहा हो कोई। वहाँ पर क्रेजी होता है, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ होता है। या तो अगर बिजनेस भी देखोगे तो छोटे मोटे बिजनेस देखोगे कि आप भाई कपड़े की दुकान खोलो, गोलगप्पे की दुकान खोलो, या छोटा मोटा कुछ इस तरह का बिजनेस। वहाँ पे आपको एकदम से नहीं आएगा कि हम कोई स्टार्टअप खोलते हैं। तो वो जो थॉट है, जैसे कि दिल्ली आकर के आपके दिमाग में ये चीज आती है, तो आजकल मैं देख रही हूँ भाई 20-20 साल के लोग करोड़पति बन बैठे हैं। तो जो लोग, और ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलता तो सुसाइड कर लेते हैं। मतलब ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे छोटे शहरों में। तो एक बार आप थोड़ा एक्सपोजर लो और देखो भाई, इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन जब से हो गई है सारी चीज़ें। ऑनलाइन इतना बिजनेस है, मतलब ई कॉमर्स का मार्केट, आप कुछ भी बेचो आप बहुत कमाओगे। मतलब एक मैंने पॉडकास्ट देख रही थी एक बंदे का, तो ही वाज अर्निंग इन करोर्स इन अ मंथ। वो बाई करते एक अगरबत्ती। तो इंडिया इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पर इतने सारे लोग, आप कुछ भी बेचोगे पैसा मिलेगा। ऑनलाइन इतने तरह के बिजनेसेस लोगों को पता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक मात्र ऐसी चीज नहीं है। मैं बोलूँगी गवर्नमेंट जॉब आप तभी करो जो आपको एक्चुअली मन हो करने का, आपका खुद का हो कि भाई मेरे को करना है, या आपको लगे कि भाई मुझे कुछ देश सेवा करनी है। आप यहाँ पे रिश्वत लेने के लिए मत आओ। अगर लोगे तो वैसे ही देश बहुत खराब है और खराब हो जाएगा। तो अगर पैसा ही कमाना है यार, तो बहुत तरह का, मतलब अच्छी तरीके से कमा सकते हो और बहुत करोड़ों में कमा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है पैसे के मामले में। एक्सपोजर लो, सर्च करो, बहुत सी चीज़ें मिलेगी और कुछ टफ नहीं है। मतलब मैं जब अपने शहर में थी ना, तो मुझे बिजनेस का कुछ नहीं पता था कि बिजनेस कैसे होता है। बट यहाँ आने के बाद बहुत माइंड खुला है, बहुत कुछ पता लगा। तो ईजी है। आप वही मत सोचो गवर्नमेंट जॉब ही है सब कुछ, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी है। मेरे को क्या लगा सुष्मिता कि आप ये जो चीज़ें आपने बोली हैं ये आप तब बोल पाए हो जब आप एक अच्छी पोस्ट पर आ गए हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है और अभी आप
कमा भी चुके हो थोड़ा बहुत, तब आपके दिमाग में चीज़ आती है। देखो पैसे से कई बार दिमाग खुलता है और एटमॉस्फेयर से दिमाग खुलता है, लेकिन सच बात ये है कि जो बच्चा एक गांव में बैठ के भी तैयारी कर रहा है, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को समझें डीप में, डेप्थ में, तो इसकी एंट्री है बट इजीली एग्जिट नहीं है। हाँ तो जो एक बार जिसने 3-4 महीने या 6 महीने लगा दिए तैयारी में, फिर वो ये नहीं सोचता कि मेरा स्टार्टअप क्या चलेगा, फिर वो ये बिल्कुल सोचता है कि बिल्कुल मेरे को ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब से स्टार्ट हुआ, कितने मेंबर थे, और ये सारी फिर सिलेबस को ही ध्यान रहता है, उसके बाहर उसका दिमाग जाता ही नहीं। ये बात सच है क्या? बिल्कुल। अगर मैं आज ये सब बोल पा रही हूँ ना, तो क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब ली है, फिर मैं यहाँ पर आई हूँ, तब मेरा दिमाग खुला है, तब मैं बोल पा रही हूँ। अगर मेरे को उस टाइम जब मैं तैयारी कर रही थी, उस टाइम मुझे कोई ये सब बोलता तो मैं तो भगा देती उसको कि क्या जरूरत भाई, मैं तैयारी करूँ, करने दो, तुम क्यों मेरा दिमाग डाइवर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं दिमाग डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ। बस लोग जब 12th क्रॉस करते हैं, उसके बाद वो सीधा जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं, फिर जब तैयारी करने लग जाते हैं, फिर उनको लगता है तो बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोलूँगी करियर चूज करने से पहले आप थोड़ा रिसर्च कर लो ना, कि गवर्नमेंट जॉब इज नॉट दी ओनली थिंग जो आपको करना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, सच में आप यहाँ पर आना चाहते हो, जब आ जाओगे तो अगर आपको लगे कि भाई और भी अपॉर्चुनिटीज है, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, तो यू कैन डू इट। ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली। एक तो सबसे पहले बेसिकली आप ना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे बच्चों को, आप पूरे तरीके से गाइड कर रहे हो कि भाई आप और मतलब ये जैसे जो मैं बोल रही हूँ, ये सब नहीं बोल पाते, मैं ये भी बता दूं, बहुत ही करेज चाहिए ये बताने के लिए। सो आप लोग एक बार रिसर्च करके अपना करियर पाथ चुनो, बिकॉज और भी बेटर ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ जब लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब लोग 30 साल के होकर के तैयारी करते रहते हैं। और आपको पता है, आप अगर उतना टाइम 5-6 साल एक बिजनेस में लगाओगे, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा सा जब आपको 2-3 साल हो जाए, आपको एक बार सोचना चाहिए कि भाई क्या ये मेरे लिए सही जगह है। लोग ना ओवर मोटिवेटेड भी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते नहीं, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप तो कब तक भाई, कब तक। तो जब आपको ये एक्चुअली फील हो जाता है लोगों को करते करते भी कि भाई ये स्टॉप है कि नहीं, अगर आपको लगे कि भाई सच में नहीं हो रहा है, तो स्टॉप कर देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा भी होता है वो फील्ड ही आपके लिए नहीं होता है। एग्जैक्टली। अगर ऐसा है कि भाई आपने कोई एग्जाम दिया और आप 1 नंबर से, आधा नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से रह गए, तब तो आप ठीक है, आप दूसरा एग्जाम दे लो। अगर आप आधा 1 नंबर से पीछे रह रहे हो, इसका मतलब आप रेस में हो प्रॉपर, बस किसी कारणों की वजह से आप पीछे रह रहे हो। बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आसपास भी नहीं होते मेरिट के, और 2-2, 3-3 साल लगा रहे होता है। और कई बार तो मतलब ये होता है कि इस एज में, आज भी मैं गाँव वगैरह की साइड अगर हम देखें, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बस ये कहने के लिए है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, बोले रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या पूछेंगे, उनको जवाब देने के लिए क्या कर रहा है जी लड़का, शर्मा जी का लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा है। कई बार बस इस चीज के लिए, और लड़का उतना डेडिकेशन नहीं दिखा रहा होता, और इसी बीच में उसके 3 से 4 साल निकल जाते हैं और फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं एक लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो वहां पर एक मतलब कुछ लोग थे जो 2 साल, मैं जब से तैयारी करती थी उससे 2 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, और आज भी मैं घर जाती हूँ वो तैयारी ही कर रहे हैं। तो उनका ना ऐसा है कि बस बोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनका वो काम ही, मतलब ऐसा लगता है काम ही है तैयारी करना। उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उनको एक्चुअली किस तरह से आगे बढ़ना है कुछ नहीं पता। बस क्विज होना है लाइब्रेरी में, तो मतलब क्विज का कोई टाइमिंग है, वहाँ पर तैयारी करने लग जाएंगे। कोई टेस्ट है, उसके लिए तैयारी करने लग जाएंगे। उनका ये भी फिक्स नहीं है कि कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, जो आ रहा है सारे फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। ऐसे तैयारी नहीं होती भाई। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रॉपर पूरे साल की। कुछ लोग मैंने देखा है कि मतलब 2-3 महीने पहले तैयारी करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उनको लगता है कि क्रॉस हो जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता भाई। 1 साल 1.5 साल की तैयारी आपको डेडिकेशन के साथ देनी पड़ेगी, एक प्रॉपर किसी भी एग्जाम की, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बट आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्रैक होगा। हर एक एग्जाम की तैयारी करते रहोगे, 2 महीने पहले से आप नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करोगे, तो ऐसे नहीं होता। आपकी पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी हमने बताया, आपने अपने व्यूज़ दिए कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। प्राइवेट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चा है जिसका वाकई में मन है और वो डेडिकेटेड भी है। अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि उसको आप गाइड करना। बेसिकली आज के टाइम पे आपने एक बात बहुत सही बोली कि इसकी वैकेंसी आ गई तो इसकी तैयारी कर ली। आज के टाइम पे बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, वैकेंसी ओरिएंटेड करते हैं, जबकि मैं तो कई बार बोलता हूँ कि आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो। 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और या कोई भी एक, अगर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ठीक है, जीके हो गए।
4-5 सब्जेक्ट हैं, एक बार ये सब्जेक्ट आपके पूरे तैयार हो जाएंगे तो आप जो चाहो वो एग्जाम क्रैक करने लायक हो जाते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बाकी लगभग सबका सिलेबस सेम होता है। तो बच्चे गलतियां करते हैं, वो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, लो इधर भाग गए, हरियाणा पुलिस की आ गई इधर चले गए, दिल्ली पुलिस की आ गई ये आ गए, या फिर आप CHSL का कभी मन कर जाता है, कभी कुछ नई सी वैकेंसी आ जाती है उसकी तरफ, तो ऐसे स्विच करने में उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाती। अब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से तैयारी करी थी, कब से तैयारी स्टार्ट करी और कितना टाइम आपको लगा, और क्या क्या आपके रिसोर्सेज थे जहाँ से आपने तैयारी करी है? तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो मतलब जिनसे कुछ नहीं हो पाता वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी अपने मतलब स्कूल में, कॉलेज में मैंने फिजिक्स ऑनर्स करा हुआ है। तो मेरा था कि PhD करना है, रिसर्च करना है, ये वो। बट अब यहाँ पे बात आती है, फैमिली का सपोर्ट इतना नहीं था कि इतनी एज तक मुझे तैयारी करवा पाते। मतलब काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली थी, तो 22-23 साल तक शादी हो जाए, ऐसे वाला कंसेप्ट था। तो मैंने उस टाइम रिसर्च करना शुरू किया कि कम टाइम में मैं क्या कर सकती हूँ। मैं हाउस वाइफ तो नहीं बन सकती थी, मतलब मेरा वो था कि नहीं, वो चीज़ नहीं करनी, कुछ ना कुछ करना है। तो प्राइवेट जॉब के लिए मुझे कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए थी, वो मेरे पास थी नहीं। बिजनेस का तो भाई दूर दूर तक लड़कियों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था उस टाइम पे, दैट्स वाई मैंने ये चूज़ किया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अब मुझे कुछ भी ये पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, SSC क्या होता है। तो मैं बस एक चैट करी थी उस टाइम फेसबुक पर, शायद कोई था। तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर के पास एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पे तुम्हें पता लगेगा। तो लाइब्रेरी गई, तो वहाँ जो भी मेरे सीनियर्स थे उनसे मैंने पूछा। तो मुझे एक बस पोस्ट के बारे में पता लगा, वो इनकम टैक्स, क्योंकि वही पता होता था। ASO FSO तो कोई नहीं जानता। सच बताऊं, आप छोटे शहर में जाके बोलोगे ASO नहीं पहचान पाएंगे, इनकम टैक्स सब पहचान जाते हैं, उसका रुतबा ज्यादा रुतबा। है। और मेरा बहुत उस टाइम था कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। तो उसके बाद मैंने पता किया कैसे बनते हैं, तो मुझे पता लगा SSC CGL करके एक एग्जाम होता है। फिर मैंने थोड़ा बहुत इसमें पता किया कि क्या सिलेबस होता है, कैसे एग्जाम होता है। उस टाइम पे यूट्यूब पे भी इतना नहीं था कंटेंट SSC, अभी तो बहुत है, मतलब जितना नहीं चाहिए उतना ज़्यादा है, ज्यादा ही है लेकिन कुछ। बहुत है। तो उस टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मैंने पता किया, तो मुझे पता लगा कि एक ऐसे एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर मैंने थोड़ा बहुत उसका क्वेश्चन वगैरह देखा, मतलब ऐसे स्पेसिफिक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके नहीं देखा, बस लाइब्रेरी में जो भी किताबें SSC CGL की रखी थी मैंने उसको उठा करके, तो मुझे लगा यार तो मुझे आता ही है, ये सब तो मैं बना ही लूँगी। तो ऐसा कुछ था। फिर एक लकीली मुझे एक फ्रेंड वहाँ पे मिल गया जिसने ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक करा हुआ था, और वो इनकम टैक्स पे टैक्स असिस्टेंट था। तो उसको नॉलेज थी कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक होता है, कौन से बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्प हो गया। फिर मैंने, अगर आपके आसपास भी कोई भी भैया दीदी कोई भी हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके, उनको पकड़ो, ज़बरदस्ती पकड़ो, उनसे सब कुछ पता करो, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा नहीं। क्योंकि यूट्यूब पर आप आओगे तो मे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बहुत तरह का कंटेंट है, बट जिसने क्रैक कर रखा है उससे आप ऑफलाइन पूछोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो उससे मैंने पूछा। फिर बहुत टाइम तक तो मैंने एक गलती की कि मैंने ना बुक ही नहीं लिया, मतलब मैंने लाइब्रेरी के ही किताबों से पढ़ाई करी। लेकिन वो जब किताब, मान लो कि आज मैंने पढ़ा, फिर कल वो कोई दूसरा लेके गया तो मेरे पास किताब नहीं होता था, तो ऐसे करके पढ़ा था। बट फिर उस दोस्त ने मुझको ना बहुत ही बेइज्जती करके एक चीज़ बोली, भाई पैसा कम है तो खाओ कम लेकिन किताब खरीद लो। तो मुझे वो बात बहुत लग गई। उसके बाद फिर मैंने बुक्स लिए। तो मैथ्स में मैंने लिया था, राकेश यादव की बुक ली थी मैंने, बस एक ही बुक मैंने मैथ्स की ली थी, उसको ही मैंने बहुत बार लगाया, 7300 वाली। इंग्लिश में मैंने नीतू मैम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ही पढ़ा है। प्रैक्टिस के लिए एक MB पब्लिकेशन करके बुक आती है जिसमें कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, वो मैंने करा है। SP बख्शी से सिर्फ मैंने वोकैबलरी वाला पार्ट किया है, मतलब ये ब्लैक बुक वगैरह तो अभी आया है, लेकिन पहले ये सब कुछ था तो मैंने वो पढ़ा हुआ है। रीजनिंग के लिए मैंने कोई भी बुक नहीं, मतलब कोई सी भी बुक मुझे मिल जाती थी वो कर लेती थी, क्योंकि रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, वो PYQs आप करोगे उसी से आपका हो जाएगा। GS के लिए मैंने लूसेंट कभी नहीं पढ़ी है, मैंने एक किरण पब्लिकेशन की MCQs वाली बुक आती है GS की, वो पढ़ा हुआ है। और तो इस तरह से करके फिर धीरे धीरे करके उसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, ये पढ़ो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे करके फिर टीचर्स आने लग गए यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे करके पढ़ा और फिर हो गया। आपने बेसिकली सारी जो तैयारी करी है वो बुक से ही करी है? बुक से और यूट्यूब से, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। मैंने सोचा ही नहीं था कभी कोर्स लेने का, क्योंकि उस टाइम पे इतना था भी नहीं क्रेज कोर्स का। मतलब लगभग 18-19 के आसपास की बात हाँ होगी, हाँ, तो जी है ना? जी जी। तब इतना नहीं था। अच्छा, अब आपने एक चीज और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि यूट्यूब पे अब डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है।
अब कई बार ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ना बच्चे कई बार इंटरेस्ट इस चीज में ले रहे हैं कि ये फैन फॉलोइंग वाला सीन हो रहा है, लग रहा है टीचर्स को सब हाँ। पसंद करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। बट कई बार डिस्ट्रैक्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि वो सवाल का अच्छा सॉल्यूशन करा रहे हैं, कंट्रोवर्सी बेसिकली बहुत ज्यादा, कि भाई वो ऐसा करा रहे हैं और फिर एक दूसरे का फैन होगा वो उसके लिए बोलेगा, वो उसके लिए। इन सब चीजों में क्या उलझ के कभी भी सिलेक्शन हो सकता है? मैं नहीं, मानता कि नहीं, नहीं, ये सब नहीं हो चीजें, सकता। इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और टीचर्स को भी अगर देखा जाए तो टीचर्स बहुत 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 बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी। और ये कंट्रोवर्सी वगैरह ये छोटी लोगों के लिए मैं कहूँगा चीज़ें हैं, भले ही छोटे लोग इन द सेंस नेताओं वगैरह के लिए, ठीक है। तो उनको करने दो पॉलिटिक्स, और टीचर्स को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे फर्क पड़ता है इन सारी चीज़ों का, है ना। तो बाकी यूट्यूब पे इस समय अच्छा खासा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। तो आज के टाइम पे जो ये प्रेजेंट सिनेरियो है, आप क्या कहना चाहोगे कि इस समय यूट्यूब से जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, और बुक्स के साथ वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करे कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो? एक चीज़ यूट्यूब पे जाएगा तो वैसे भी उसको पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और पढ़ाई में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी वगैरह होती रहती हैं। इन सब चीज़ों से कैसे बचे बच्चे? तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बंदा पता नहीं यूट्यूब चैनल पे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपका निकाल ले रहा है, लेकिन आपका जो काम है ना यहाँ पर किसी को फॉलो करना नहीं है, क्योंकि एकदम आप जब तैयारी करोगे, आपकी जॉब लग गई, फिर आपको कल को कोई याद भी नहीं रहेगा, आप नहीं देखने जाओगे कि वो उस टीचर से मैंने पढ़ा है, फिर आपकी लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी, आप जॉब करने जाओगे, आपके आगे फैमिली होगी, तो वो आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप उसी में लगे रह गए तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि हम इस पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करते हैं, अब ये कैसा भी पढ़ा रहा हम इनको ही फॉलो करते हैं, हम टीचर चेंज नहीं करेंगे। अरे ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है भाई, आपका काम यहाँ पर आकर के पढ़ के जॉब लेना है, यहाँ पे किसी टीचर की भक्ति करना नहीं है। नो डाउट आप टीचर की रिस्पेक्ट आप करो, बिल्कुल करो, जिससे पढ़ रहे हो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट इतना अंधे मत हो जाओ कि भाई अब हम इससे ही पढ़ेंगे, अब इसके खिलाफ कोई कुछ बोल दिया तो यार ये आपका काम नहीं है। ये टीचर्स अपने आप देख लेंगे कि उनको क्या कंटेंट देना है, क्या उनको पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, ये आपका काम नहीं है। आप आओ, पढ़ो रूटीन वाइज और चले जाओ। दूसरी चीज़ कि आपको कभी भी एक सब्जेक्ट में 1 से 2 टीचर को फॉलो नहीं करना है। लोग क्या होते हैं कि जैसे मान लो मैथ्स पढ़ रहे हो एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक टीचर ने उसको डाला, उसकी वीडियो वो देखने लग गए, दूसरे टीचर ने फिर वही उसी चैप्टर पे वीडियो डाली, वो भी देखने लग गए। अब जैसे गाइडेंस की वीडियो है, जैसे मैं बनाती हूँ, अगर मैंने एक स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली वो देखने लग गए, फिर दूसरा डाल रहा है वही देखने लग गए। अरे यार तो आप तैयारी कब करोगे, ये सब देखते रहोगे तो इसीलिए एक आपको रिसर्च करके स्टार्टिंग में ही क्लियर करना है कि मेरे को किससे पढ़ना है। मैं हमेशा अपनी उसमें भी बताती हूँ वीडियोस में कि आप जब तैयारी शुरू करने आओ ना, आप रिसर्च करो सबसे पहले, पढ़ने ही शुरू मत हो जाओ सीधा। पहले देखो किस टीचर से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पेड कोर्स से पढ़ना है, फ्री पढ़ना है, सब कुछ आपका फिक्स होना चाहिए। और रिसर्च के बाद जो चीज़ें फिक्स हो गई ना, फिर वो साल भर फिक्स रहनी चाहिए, फिर आपको देखना ही नहीं कि दूसरा क्या डाल रहा है, बस दैट्स इट। ये ओनली एक तरीका है मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने का, अदरवाइज तो आप फिर इसमें सागर में ही रह जाओगे। आजकल तो ये भी कि एक्चुअली कोर्स तो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं देखा जाए तो। मैं भी पढ़ाता हूँ तो मेरे बैच में भी आते हैं बड़ी बड़ी जो अच्छे टीचर्स हैं कि मैंने उनका बैच ले रखा है सर, और ये मतलब मेरे बैच में भी मैं देखता हूँ बच्चे कई बार 3-3 4-4 जगह के बैच ले रखे होते हैं, और मैं तभी अगर सोच रहा होता हूँ कि यार ये क्या है, वहाँ भी पढ़ लिया, यहाँ भी पढ़ लिया, इसका कहाँ, फिर बोल रहा होता है कि मतलब वही शायद ये सेम लाइन की आपका समझ में आ रहा है भाई, शुरुआत में तेरे को वहाँ भी समझ में आ रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ा रहे होता है, बस किसी की बात मिलने की बात होती है कि हाँ इनकी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये चीज़ होती है। बट सारी कोर्स लेके बैठे रहते हैं, यूट्यूब तो डिस्ट्रैक्शन है ही है, कोर्स भी आज के टाइम पे ही हो गए, इतने सस्ते हैं कि 4 जगह कोर्स लेके बैठा रहता है, तो ये सब चीज़ें हैं। खैर मैं मानता हूँ जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट है वो अपने रास्ते निकाल लेता है, शुरुआत में हर कोई भटकता है। टीचर सारा अच्छा पढ़ाते हैं, आप ना उस चीज में चले जाते हो कि यार इसको ज्यादा लोग परचेज करें तो हम भी इसी को परचेज करते हैं, बस ये चीज है। अगर आप सीरियस हो तो ये मैटर नहीं करेगा, आप टाइम दो, हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आप एक ही को फॉलो करो, लेकिन उसी को फॉलो करो, बस इससे काम आपका बनेगा। तो सुष्मिता काफी सारी बातें हो गई हैं। अब इस समय जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, ठीक है, तो तैयारी में अच्छा खासा टाइम लगता है, और लड़कों से कहीं ज्यादा प्रेशर लड़कियों पे होता है कि भाई आपको शादी भी करनी होती है, लड़कियों घर वालों को सबसे बड़ा वजन ये लगने लगती है जब लड़की बड़ी हो जाती है कि इसकी शादी करनी है। आज भी है, गाँव वाले एरिया में बहुत ज्यादा है क्या। और फिर चलो फिर आपके ऊपर आएंगे बाद में, अभी आप इस चीज़ पे थोड़ा सा बताइए क्या आपका कहना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस चीज़ को समझाने के लिए आप ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, क्योंकि आपने पूरा स्ट्रगल देखा होगा, आप एक लड़की भी हो, शायद आपने भी वो प्रेशर झेला होगा, तो इसको थोड़ा डेप्थ में समझाइए ताकि बच्चों को समझ में आए सारी चीज़ें। तो मैंने जैसे बताया, मैं थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली से आती थी, तो मेरे ना खानदान में दूर दूर तक किसी लड़की ने जॉब नहीं करा हुआ था।
मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि कोई लड़की जॉब कर सकती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक ऐसी इमेज है कि इसमें बहुत टाइम लगता है और लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, जो कि सच भी है। मैंने इसलिए बोला कि बेसिकली आपको कितना टाइम लगा होगा पूरी प्रिपरेशन में? मुझे 2.5 साल लगे लगभग, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था, तो इसीलिए। तो ऐसी फैमिली में थोड़ा घर में सपोर्ट नहीं मिलता, और शादी वाला भी मेरे घर पे था कि 20 साल तक में शादी वगैरह हो जानी चाहिए, तो मेरी 18 साल में शादी फिक्स हो गई थी। और ये मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, मतलब ऐसी फैमिली थी थोड़ी सी। तो उस टाइम जब मुझे पता लगा, मैं रोई धोई और बहुत मतलब बवाल कर दिया मैंने, कि मैं जब पढ़ाई में अच्छी थी, एक होता है कि नहीं होता है तो समझ आता है, लेकिन जो अच्छा है, जो करना चाह रहा है, अगर उसको भी फैमिली सपोर्ट ना करे तो बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैंने उस टाइम बहुत बोल दिया कि भाई मतलब मेरे पापा ने बोल दिया था कि भाई तुम फिर अपना देख लो कैसे क्या करना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपना देख लूंगी। मतलब अगर आपकी कोई सपना है ना आपका, तो उसके लिए लड़ने के लिए रेडी रहो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मेरे घर पे तो प्रेशर करा के मेरी शादी, कैसे करा सकते हैं शादी, आप ना करो तो कैसे करा सकते हैं। मतलब मेरे घर पे भी बहुत प्रेशर था, लेकिन मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया भैया। तो वो चीज़ थी। उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और तैयारी भी करनी पड़ रही है। मतलब मेरे आसपास वाले लोग तो आके मेरी मम्मी के कान भरते थे कि भाई आप लड़कियों को कौन नौकरी के लिए तैयारी करवाता है। और जैसे जब भी कोई घर पे आता था तो मैं पढ़ती रहती थी। उनका घर के काम वाम नहीं करती। तो वो मेरी मम्मी थोड़ा सा टैकल कर लेती। मेरी मम्मी वो सपोर्टिव, क्योंकि मेरी मम्मी ने सब देखा हुआ है कि अगर कोई लड़की जॉब नहीं करती ना, तो उसकी एक्चुअली वैल्यू नहीं होती। चाहे वो घर के कितने काम करे, कितनी भी अच्छी से एक फैमिली चलाए, लेकिन एक लड़के की बात को जितनी वैल्यू मिलती है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपकी बात को नहीं मिलेगी। और दिस इज ट्रू, आप कुछ भी बोलो। तो इसीलिए मेरे दिमाग में था कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी जहाँ पे मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं, भाई मैं कुछ भी बोल रही हूँ सब साइड कर दे रहे हैं। तो वो मेरे अंदर से, क्योंकि फैमिली ऐसी रही थी, तो दिमाग में क्लियर था कि हाउस वाइफ नहीं बनना। तो बहुत स्ट्रगल था उस चीज़ के लिए, बहुत ताने सुनने पड़े मुझे कि भाई लड़की होकर के माँ बाप की बात नहीं सुनती, शादी तय करी उसको भी तोड़ दिया, तो इस तरह का बहुत था। बट एक चीज़ बताऊँ, जब आप पढ़ने लग जाओगे और दिखने लग जाएगा ना आपके घर पे कि ये सक्सीड कर जाएगी, तो फिर कोई कुछ नहीं बोलता। मतलब जैसे मैं 1 साल जब तैयारी कर ली मैंने, उसके बाद जब लगा कि प्री निकल रहा है इसका, या फिर कोई छोटा सा एग्ज़ाम निकल गया, तो घर वालों को लगने लग गया कि इसका हो जाएगा। लेकिन फिर मेरी एक रिलेटिव थी, उन्होंने आके बोला कि यार मेरे बच्चे भी पढ़ाई में तेज थे, तो तुम्हारा उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, कि वो लड़के हैं। वो बात तो मुझे ऐसी लगी, फिर मैंने डबल कर दी स्पीड। वो कह रहे वो लड़के हैं, उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा। मतलब क्या है ये? ऐसा शायद कोई एस्पिरेंट होगा जो जिसके बीच में रिश्तेदार ना आए हो, ये हर जगह घूम फिर के जरूर आते हैं। ये मेरी शादी कराने के लिए भी मेरे रिश्तेदार ही बहुत ज्यादा मेरे घर वालों पे प्रेशर दे रहे थे। लेकिन वो मैंने बताया ना कि धीरे धीरे जैसे तैयारी करते जाओगे, फिर आपका निकलने लगेगा, छोटा भी एग्जाम निकल जाए, कुछ ना कुछ आपने जब प्रोग्रेस दिखेगा ना, तो आपके घर वाले बोलना बंद कर फिर देंगे, सपोर्टिव हो जाएंगे। फिर सपोर्टिव हो जाएंगे। तो मेरे घर वाले पहले नहीं थे, बट जब उन्होंने देख लिया कि भाई सच में दिन रात लड़की तैयारी कर रही है, बिल्कुल सब। और आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप एक्चुअली तैयारी कर रहे होने चाहिए। कुछ लोग ना बहाना बनाते हैं कि भाई मेरे तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, फिर खुद भी नहीं पढ़ रहे। अरे यार, तो क्या मतलब बनता है। मतलब लड़कियों को मैंने देखा एक शादी वादी नहीं करेंगी, लेकिन फिर वो पढ़ेंगी भी नहीं। तो ऐसा अगर कर रहे हो ना, तो शादी कर लो, तुम फाइनेंशियली ठीक हो जाओगे, हस्बैंड का पैसा उड़ाओ। लेकिन वो चीज मत करो कि मतलब तैयारी भी नहीं कर रहे हो। अगर आपने लड़ाई करी है तो फिर पढ़ो। जैसे मैं पढ़ रही थी, मुझे दिख रहा था, तब वो चुप हो गए। अगर आप बोल बोल के चुप कराओगे तो नहीं होगा, अगर करके दिखाओगे तो चुप हो जाएंगे वो। तो फिर बाद में मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हो गए। जैसे मुझे कहीं पे एग्जाम देने के लिए ले जाना था, तो मेरे पापा ही लेके जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझसे कभी कोई काम नहीं कराया, मुझे हमेशा पढ़ने के लिए वो किया। तो धीरे धीरे करके सब समझ गए कि भाई इसको कुछ भी बोले ढीठ हो गई बिल्कुल। फिर जब मेरा प्री क्रैक हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मेरा मेंस में रह गया था। तो उस टाइम मतलब मेंस भी हो गया था, मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं लिखा था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने उस टाइम घर पे बताया नहीं, मुझे लगा यार ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैंने इतनी तैयारी करी फिर हुआ नहीं, और फिर वो और तो उनका मुंह खुल जाएगा, हो गया। तो इसीलिए मैंने बताया नहीं। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में जाकर जब मेरा हुआ, तो सबसे ज्यादा खुश मेरे पापा ही थे। मेरे पापा मम्मी दे वर वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद आसपास वाले भी वो फिर मुझे बधाई देने के लिए गए। मुझे लगा अब कहाँ गए भैया, अब कहाँ गए। फिर वो जो एक इमेज होती है ना लड़कियों की, सरकारी लड़का मिलेगा, तो मेरा था कि भाई अब तो मेरी हो गई। अब बताओ। अब तो 100%। हाँ, तो वो आपको ना जब फिर सक्सेस मिलता है ना, स्ट्रगल के बाद, बहुत ताने सुनने के बाद, फिर आप में चौड़ आ जाती है
तो अभी जैसे मैं घर जाती हूँ तो बहुत इज्जत के साथ सारे मिलते हैं, वो सारे कुछ नहीं बोलते शादी वादी के बारे में, वो बोलेंगे हाँ भाई अच्छा मिनिस्टर के साथ काम कर रही है ये वो, तो फिर अच्छा लगने लग जाता है। और अभी मैं 27 की, मुझे कोई नहीं कहता शादी कर लो शादी कर लो। अरे आप जब इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर आपका डिसीजन होगा। एक और चीज मैं बोलूंगी, जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहते ना, शादी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मतलब लड़कियों को, कि अगर आपको लड़का नहीं भी पसंद है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक ठाक है दिखने विखने में, अब वो पीछे ही पड़ जाएंगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप क्या देख के ना बोलोगे, आप जिसको जानते भी नहीं उससे शादी कर लेते, डिसीजंस आपके हाथ में नहीं रहते। फिर वही मेरे साथ भी वैसे हुआ था। लेकिन आप एक बार इंडिपेंडेंट हो जाओ तो आप शादी खर्चा खुद ही उठा सकते हो भाई, आपसे कोई दहेज नहीं लेगा, तो आप अपने लड़के अपने मर्जी से चूज कर सकते हो। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है लड़कियों को भी। तो लड़कियां कम से कम इस सरकारी नौकरी की तैयारी करो, नौकरियां लगाओ, लड़का अपने हिसाब से बिल्कुल, ये सबसे बड़ा उनका मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि वो आप जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, तो वो आपको खुद की मर्जी से मिलेगा। सही बात। बाकी मैं आपके मम्मी पापा से भी कहना चाहूंगा, अगर वो इसको देखेंगे, कि देखा आपने सपोर्ट किया तो आज आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते होगे। और ये मैं बाकियों के लिए बोलूँगा कि कभी बच्चों की भी सुननी चाहिए। आज के टाइम पे बच्चे अपने फ्यूचर को लेके सच में सीरियस हो रहे होते हैं, और उनकी भी सुननी चाहिए। कई बार वो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन बच्चा सही रास्ते पे जा रहा होता है, ये चीज़ भी है। चलो बहुत सारी चीज़ें हुई बात। अब थोड़ा सा, जब इतनी बात चली रही है, शादी ब्याह भी आ गया भाई बीच में, तो थोड़ी पर्सनल डिस्कशन कर ही लेते हैं, ठीक है। बच्चों का भी रहता है कि मैडम आई हैं तो इनके बारे में बताइए। तो पर्सनल लाइफ के बारे में आप बताइए कि अभी तो आपने शादी करी नहीं है, कब शादी कर रही है, क्या प्लान है आपका? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अभी देखिए, मैं आज अपने लड़का ढूंढ सकती हूँ, या फिर आज मेरे घर वाले अगर मैं किसी को भी पसंद करती हूँ तो मुझे सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मुझे तैयारी करनी थी तब मैंने तैयारी करी, तब ऐसा नहीं था कि मैंने डिस्ट्रैक्ट हो गई और फिर मैं कुछ और आलतू फालतू लफड़े में पड़ गई, तो मैं आज शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। तो अगर आपने कोई लड़का लड़की पसंद कर भी रखा है और उससे शादी करनी है, तो फिर यहाँ तक पहले जॉब ले लो, फिर आप घर पे बोलोगे ना तो आपकी बात मानी जाएगी, वरना पिट जाओगे बिना मतलब के। तो इसीलिए ये चीज बढ़िया। आप मतलब अगर आप किसी को भी देख रहे हो ना साथ में, तो दोनों मिलके पढ़ो भाई, दोनों मिलके आगे बढ़ो। पार्टनर वही है जो साथ में ग्रो कराए। अगर वो आपको पुल कर रहा है नीचे आने के लिए, तो उसको छोड़ ही दो उस टाइम पे, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम पुल ही करता रहेगा। सो दोनों मिलकर के पढ़ो, घर वाले आराम से मानेंगे, मस्त शादी होगी, मुझे इनवाइट करना। बहुत बढ़िया। आपने काफ़ी सारी चीज़ें लड़कियों के बारे में बोली, ठीक है, पर्सनल चीज़ें भी भाई डिस्कस होने लग रही हैं। अच्छा, आपका क्या मानना है, अब आप ये बताओ, आज के टाइम पे आपने बोला कि आप लड़की जब सफल हो जाती है तो लड़के को चूज करने का डिसीजन उसके हाथ में आ जाता है। आज के टाइम पे लड़कों का क्या बैंड बजा हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जब देख रहा हूँ कोई नीले ड्रम में मिलता है, कोई हनीमून पे जा रहा है, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, ये जो है ना बहुत ही कम परसेंटेज का वो है, इंसिडेंट्स है। इसको लोग हाइप इसलिए करके, क्योंकि आजकल लड़कों के साथ हो रहा है, लड़कियों के साथ बहुत पहले से हो रहा है। लड़कियों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और ये बहुत इतना कॉमन है कि इसको न्यूज़ पे लाना भी जरूरी नहीं समझते लोग। वो कभी कभी हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं तो जाके सामने आते हैं, लड़कों के साथ ज्यादा नहीं होता था। अब लड़कों के साथ हो रहा है तो अब ये चीजें बाहर आ रही है, तो अब उनको लग रहा है कि भाई अब तो हमारे साथ हो रहा है, अब हम शादी ही नहीं करेंगे। लड़कियां कितने टाइम से ये सब झेल रही हैं, तो ये कोई वो बात नहीं है कि भाई अब डर के मारे शादी नहीं करेंगे। बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस है, मुझे लगता है कि इससे कोई डरने की बात है, या क्राइम्स होते ही रहे हैं आज तक हमारे देश में। तो इसको ना बेसिकली दो एंगल से देख सकते हैं, कि एक तो ये कि सोशल मीडिया की वजह से कुछ चीजें ओवर हाइप्ड हो जाती हैं, ठीक है, परसेंटेज बहुत कम है, कहीं कहीं कोई केस हो रहा है तो उसको बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर दिया जा रहा है। एक चीज है। दूसरी चीज, ये इसका आंसर नहीं हो सकता कि अगर लड़कियों के साथ होता है तो लड़कों के साथ ये नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन मैं बोल रही थी बहुत ही कम परसेंटेज कि लड़कों के साथ हो रहा था, ये ना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि ऐसे कैसे हो गया, तो बस इसलिए ये चीजें थोड़ी सी अलग है, इसलिए अब आ रही है सामने। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर सुष्मिता जी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी मिली, और आपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को बताया और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। बाकी मैम आपके लिए अपने चैनल, जो कि इनका चैनल है येसो ब्लॉग्स, वहाँ पर भी सारी चीज़ें पोस्ट करती रहती हैं, रेगुलर आपको गाइड करती रहती हैं
कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। और मेनली लड़कियों के लिए मैंने मैम से बात करी, उन्होंने बोला कि लड़कियों को वो खुद ये चाहती हैं कि जॉब लें वो अच्छे तरीके से, तो उनके लिए बहुत अलग लेवल की वो गाइडेंस देती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मैम को फॉलो भी कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ पॉडकास्ट से। और चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। थैंक ठीक है। यू।